नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगने जा रही है। इंडिया का जो इंडिया गठबंधन है, इंडी गठबंधन, उसका सबसे बड़ा हमला क्या है? मोदी की चेतावनी क्या सच हो गई? आज इसके बारे में बात होगी। पीएम मोदी सनातन बचाने उतर गए, विपक्ष पत्रकारों को निपटाने में बिजी है क्या? 20 साल हमले झेल कर भी मोदी ने क्या किया था पत्रकारों के साथ, आज आपको वो भी बताऊंगा। इंडिया देश में फिर इमरजेंसी लगाना चाहता है क्या? कश्मीर में शहादत का बदला, आतंकियों का एनकाउंटर इस वक्त लाइव चल रहा है, वो भी आपको बताऊंगा। मोदी का मैसेज क्लियर है, कोई आतंकी बचना नहीं चाहिए। इसके अलावा बागेश्वर बाबा का वो प्लेयर कौन है जो एशिया कप में मैच जिता रहा है, आज उसकी भी बात होगी। बागेश्वर बाबा ने पर्चा खोला, टीम इंडिया मैच जीतने लगी क्या? इसके बारे में भी बात करूंगा। और फिर वो बैंक जहां पैसा नहीं समय जमा होता है, वो बैंक जो आपका समय जमा करेगा और फिर शानदार रिटर्न देगा, आज उस बैंक के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने आज नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का उद्घाटन किया। इस ग्रिड पर सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मुकदमों का रियल टाइम डेटा अपलोड होगा। इस वेब पेज के जरिए कोई भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस की ऑनलाइन जानकारी हासिल कर पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर इस फैसले की तारीफ की। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एनएसजी की गांडीव 5 ड्रिल में शामिल हुए। आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए एनएसजी की तरफ से यह मॉक ड्रिल की जा रही है, जिसके तहत आज लोक भवन में सीएम योगी की मौजूदगी में एनएसजी के जवानों ने मॉक ड्रिल किया। इस दौरान एनएसजी के हेलीकॉप्टर भी वहां उड़ान भरते नजर आए। बिहार के मुजफ्फरपुर में बागमती नदी की तेज धार में बच्चों से भरी एक नाव डूब गई। नाव में 30 से ज्यादा बच्चे सवार थे, जिसमें से 18 बच्चे तेज धार में बह गए। बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 7 बच्चों को बचाया जा चुका है। बताया गया है कि नदी का बहाव तेज होने की वजह से नाव को रस्सी के सहारे पार कराया जा रहा था, तभी अचानक रस्सी टूटने से नाव पलट गई। राजस्थान के डीग में आज गहलोत सरकार में मंत्री जाहिदा खान के विरोध में जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मंत्री जाहिदा खान के कार्यक्रम के लिए के जो टेंट लगे हुए थे वो उखाड़ दिए। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस वालों के साथ झड़प भी हुई। दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। मंत्री जाहिदा हुसैन मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद नासिर और जुनैद के परिवार से मिलने वहां पहुंची थी। मोनू मानेसर को नासिर और जुनैद की हत्या के केस में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय वायुसेना को आज उसका पहला C-295 टैक्टिकल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन मिल गया। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने स्पेन में एयरबस कंपनी के अधिकारियों से प्लेन को रिसीव किया। वायुसेना प्रमुख ने कहा कि यह विमान रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की पहचान करेगा। इस डील के तहत 16 प्लेन स्पेन में बनेंगे, जबकि बाकी 40 प्लेन भारत में तैयार किए जाएंगे। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा हमला हो गया है क्या? मोदी की चेतावनी सच हो गई क्या? पीएम मोदी सनातन बचाने उतर गए, विपक्ष पत्रकारों को निपटाने में बिजी है। 20 साल हमले झेल कर भी मोदी ने क्या किया था पत्रकारों के साथ, आज सबसे पहले इसका चैप्टर। आज 2024 का एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्लियर कर दिया है और विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने भी अपना एजेंडा क्लियर किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया कि उनकी लड़ाई सनातन विरोधियों से है। उनकी लड़ाई उन लोगों से है जो सनातन के विरोध में बोल रहे हैं। उधर विपक्ष ने क्लियर कर दिया कि उनकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से, पहले तो ऐसा लग रहा है जैसे मीडिया से। विपक्ष ने नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन ये इंडिया गठबंधन जब बन गया तो ये नरेंद्र मोदी से लड़ने की जगह पर मीडिया से लड़ने पे आ गए। आज इंडिया गठबंधन ने कुछ ऐसा किया जो भारत के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई जिसमें कई पत्रकारों के नाम हैं। कुल 14 पत्रकारों के नाम है और यह है वो लिस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जिनका बॉयकॉट करने का खुला ऐलान किया गया। इस लिस्ट में एक नाम मेरा भी है और हमारी संपादक नाविका कुमार का भी इसमें नाम है, जो आप देख रहे हैं लिस्ट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। 9वें नंबर पर नाविका कुमार लिखा है और 14वें नंबर पर सुशांत सिन्हा लिखा है। अभी तक ऐसी बातें सोशल मीडिया पर चला करती। सोशल मीडिया पर पत्रकारों को टारगेट किया जाता था, उनको ब्लॉक किया जाता था, लेकिन पहली बार आधिकारिक तौर पर इस तरह की लिस्ट जारी करके पत्रकारों के नाम दिए गए।
यानी विपक्ष ने पत्रकारों से लड़ाई पर आधिकारिक तौर पर एक तरह से ठप्पा लगा दिया और इस लड़ाई को डॉक्यूमेंटेड कर दिया है कि भाई कागजी तौर पर भी है। दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि ऐसी लिस्ट जारी करके पत्रकारों का नाम लिया जाए कि भाई इनको जो है हम अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे, हम इनके शो पे गेस्ट नहीं भेजेंगे। हालांकि ये बात कल से ही चर्चा में थी कि इंडिया गठबंधन कुछ पत्रकारों और चैनल का बॉयकॉट करने वाला है। कल इंडिया गठबंधन की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, यह कहा गया था कि कुछ पत्रकारों के शो पर इंडिया गठबंधन की किसी पार्टी का कोई प्रतिनिधि नहीं जाएगा। आज इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी ने बकायदा लिस्ट बनाकर इसे जारी कर दिया और लिस्ट में क्या लिखा है? Pursuant to the decision taken by the India Coordination Committee in its meeting on September 13, the India parties will not send their representatives on the shows and events of the following anchors. मतलब एक तरह से इन एंकर्स को बॉयकॉट करेंगे। आपको वो लिस्ट तो दिखा ही रहा हूं। इस लिस्ट को जारी करते वक्त कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। We do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। We are not opposed to any of these anchors. We do not hate any of these anchors, but we love our country more. आपने सुना पवन खेड़ा को, वो कह रहे हैं कि हम किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, बहुत भारी मन से फैसला लिया है। लेकिन सवाल तो यह है कि ऐसी लिस्ट बनाने की जरूरत क्या थी? पॉलिटिकल पार्टियों का काम राजनीतिक लड़ाई लड़ना होता है। ये लोग तो मीडिया से ही लड़ने लग गए। ऐसा भारत में पहले कभी नहीं हुआ कि इस तरह से कोई लिस्ट बनाई गई हो कि इन पत्रकारों का बॉयकॉट करना है। ऐसा तो इमरजेंसी के टाइम भी नहीं हुआ था। फिर यह बताइए कि ऐसी लिस्ट जारी करने का क्या मतलब हुआ? सीधा नाम लेकर उन पत्रकारों की लिस्ट जारी की जा रही है जो आपको पसंद नहीं है। तो क्या इसका सीधा मतलब यही है कि इन पत्रकारों को टारगेट करने का मैसेज दिया गया है? भाई आप कह रहे हैं कि समाज में नफरत फैल रही है, आप कह रहे हैं इनके शो में नहीं जाएंगे, ये नफरत फैलाते हैं। इसमें दो पत्रकार ऐसे हैं जिसमें मैं भी हूं। मेरी तो कोई डिबेट ही नहीं है। मेरे शो में तो मैं किसी को बुलाता ही नहीं हूं। मेरे शो में तो कोई डिबेट नहीं होती, कोई मेहमान नहीं आता। फिर भी आप कह रहे हैं कि हम किसी को नहीं भेजेंगे। अरे जब बुलाता ही नहीं तो भेजिएगा किसको? इसलिए ये बॉयकॉट की लिस्ट कम और टारगेट करने की लिस्ट ज्यादा लग रही है लोगों को कि पत्रकारों को कहीं टारगेट तो नहीं किया जा रहा। क्या इससे इन पत्रकारों पर खतरा नहीं बढ़ेगा? क्या कल को कोई अनहोनी होगी इन पत्रकारों के साथ जिनके नाम हैं? आपने तो कह दिया कि भाई ये जो है ठीक नहीं है, इनके पास नहीं जाएंगे। लेकिन कल को इनके साथ, इन पत्रकारों के साथ कोई अनहोनी हो जाए, क्या इंडिया गठबंधन इसकी जवाबदेही लेगा, इसकी जिम्मेदारी लेगा कि इन पत्रकारों के साथ कुछ गलत ना हो? इस तरह की लिस्ट पर इंडिया गठबंधन से सवाल और भी है कि आज ये विपक्ष में है तो पत्रकारों को टारगेट करने वाली लिस्ट जारी कर रहे हैं। कल को सत्ता में आएंगे तो क्या सबको अंदर डाल देंगे, बंद करवा देंगे? ये वही विपक्षी गठबंधन है जो हर वक्त मीडिया की आजादी की बात करता है। राहुल गांधी विदेश में जाकर बताते हैं कि भारत में मीडिया खतरे में है और खुद विपक्षी गठबंधन दुनिया में प्रेस फ्रीडम की रैंकिंग का हवाला देकर सवाल उठाता रहता है और खुद क्या कर रहा है? पत्रकारों का नाम डाल रहा है कि इनको बॉयकॉट करेंगे। अब जब ऐसी लिस्ट इंडिया गठबंधन ने जारी कर दी है तो उन्हें साथ साथ यह भी बताना चाहिए कि इस लिस्ट में पत्रकारों को डाला गया है, वो किस आधार पर डाला, किस आधार पर तय किया। भारत में सैकड़ों टीवी चैनल हैं, हजारों पत्रकार और एंकर हैं, तो सिर्फ 14 लोगों के नाम ही क्यों रखे गए? मतलब आप कह रहे हैं कि पूरे देश में आपके हिसाब से जो माहौल खराब है, नफरत फैल गई है, वो सिर्फ 14 एंकर की वजह से फैल गई है, जिसमें से 2 डिबेट भी नहीं करते। क्या इससे यह मैसेज नहीं जा रहा है कि ये पत्रकार आपको पसंद नहीं है, ये पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, इसलिए आपने इनके नाम की लिस्ट जारी कर दी है? क्या राजनीति का यही मॉडल इनके पास है कि जो सवाल करे, जो पसंद ना आए उसे बैन कर दो, बॉयकॉट कर दो?
सवाल यह भी है कि आज मीडिया के कुछ लोगों का नाम लिया, कल अगर पूरे मीडिया का बॉयकॉट करने लगे, अगर इसी तरह से जुडिशरी को टारगेट करने लगे, अगर इसी तरह से ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करने लगे, तो फिर काम कैसे चलेगा, देश कैसे चलेगा भाई? फिर तो कोई अपना काम ही नहीं कर पाएगा कि अगर आपने ऐसी लिस्ट बनानी शुरू कर दी। अच्छा, आपके मन में भी सवाल होगा कि जब पाठशाला में हम कोई गेस्ट बुलाते नहीं, हम कोई डिबेट करते नहीं, तो पाठशाला और सुशांत सिन्हा इनके निशाने पर क्यों है भाई? हमने भी सोचा इस बारे में, और जो हमें दिखता है उसके हिसाब से तो वजह यही नजर आती है कि भाई अगर ये कहते हैं कि सनातन की मिटाने की बातें होती हैं, तो पाठशाला सवाल पूछ लेता है, ये बात हो सकता है पसंद ना आ रही हो। हमने हिंदुओं को बांटने का सियासी प्लान आंकड़ों के साथ एक्सपोज कर दिया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो। हमने शीश महल का सच सामने रख दिया, नैरेटिव बनाया गया कि एलआईसी का सारा पैसा नरेंद्र मोदी ने डुबा दिया। पाठशाला में हमने फैक्ट्स के साथ सच दिखा दिया कि एलआईसी का पैसा तो और बढ़ गया, ये बात हो सकता है पसंद ना आई हो, क्योंकि हमारे लिए देश प्रमुख था, आपकी पॉलिटिक्स प्रमुख नहीं थी। आप क्या कहते हैं, बीजेपी क्या कहती है, हमको फर्क नहीं पड़ता। फैक्ट्स क्या कहते हैं हमने बताया, हमने साफ साफ कहा कि भाई एलआईसी में बहुत लोगों का, गरीब लोगों का पैसा लगाता रहता है, उनको हार्ट अटैक ना आ जाए कहीं भी ये सुन के कि भाई उनका पैसा डूब गया। सच बताना हमारा फर्ज था। हमने बैंकिंग सेक्टर में क्या होता था और कैसे आज देश का बैंकिंग सेक्टर बच गया, दुनिया भर में बैंक बंद हो रहे हैं, भारत में बैंक जो है वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हमने बता दिया तो गुनाह कर दिया क्या? हमने मणिपुर पर सरकार से सवाल पूछे, मुख्यमंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं हुआ ये पूछा, लेकिन वो चाहते थे शायद कि हम ये पूछें कि नरेंद्र मोदी कब इस्तीफा देंगे। वो चाहते थे कि महंगाई पर सवाल हो, हमने महंगे टमाटर का भी मुद्दा उठाया, महंगाई का भी मुद्दा उठाया, लेकिन साथ ही टमाटर महंगा क्यों है ये भी बताना हमारा ही काम था, तो हमने बता दिया, तो शायद इनको पसंद नहीं आया। शायद विपक्ष चाहता था कि हम सिर्फ महंगा पेट्रोल चिल्लाते रहे, लेकिन यह सच ना बताएं कि विपक्ष शासित राज्यों में वैट नहीं घटाया जा रहा। यह ना बताएं कि कैसे अमेरिका में गया तो मुझे वहां दिखा कि वहां कितने डबल हो गई है पेट्रोल की कीमत। आस पड़ोस में पेट्रोल पाकिस्तान में 300 रुपए बिक रहा है, श्रीलंका में और महंगा बिक रहा है। यह ना बताएं। कौन सी जर्नलिज्म करें जिसमें पब्लिक को पूरा सच ना बताएं, और बताएंगे तो हमें बॉयकॉट किया जाएगा, पत्रकारों को बॉयकॉट किया जाएगा, उनको बैन किया जाएगा। और आपको तय करना था कि पत्रकारों की लिस्ट बनानी है। आपको किस चीज की लिस्ट बनानी थी मैं बताता हूं। इस इंडिया गठबंधन को जो लिस्ट बनानी थी, इनको तय करना था नेता कौन हो। इसकी लिस्ट अभी तक नहीं बनी है। नीति क्या है इनकी देश को बताने के लिए, वो नीति क्या है अभी तक नहीं बनी। सीट शेयरिंग, इसको लेकर कोई लिस्ट इन्होंने जारी नहीं की कि कौन कहां से लड़ेगा। ये तीन चीजें अभी तक किसी को नहीं पता कि इंडिया गठबंधन क्या करने वाला। लिस्ट किसकी जारी कर रहे हैं? पत्रकारों की। नेता, नीति, सीट शेयरिंग की लिस्ट तो ढूंढते रह गए। एंकर्स की लिस्ट इन्होंने पहले बना ली, जैसे 2024 का चुनाव मोदी से नहीं एंकर से लड़ना है। एंकर चुनाव जिताता है क्या बॉस? ये लोग नरेंद्र मोदी को तानाशाह कहते हैं, लेकिन इन लोगों को पीएम मोदी से सीखना चाहिए कि 20 साल तक नरेंद्र मोदी को क्या क्या नहीं कहा गया है। 2002 के दंगों के बाद इस देश में एक बड़ा वर्ग रहा मीडिया का भी, जिन्होंने नरेंद्र मोदी को एक तरह से सीधा कह दिया कि इसी आदमी ने कराया है। 20 साल तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ मीडिया ट्रायल चलता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कभी ऐसी कोई लिस्ट नहीं जारी की कि फलाना फलाना एंकर को बैन कर दो, ये मेरे से सवाल पूछ रहा है या मुझे जो है सीधा सीधा टारगेट कर रहा है। कोई ऐसी लिस्ट नरेंद्र मोदी ने नहीं जारी की जिसमें यह कह दिया गया हो कि इन पत्रकारों को बॉयकॉट कर देंगे। गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ सालों साल एजेंडा चलाया गया। क्या सरकार, क्या नेता, क्या मीडिया, क्या एनजीओ, सब नरेंद्र मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कुछ भी ऐसा नहीं किया, और ना ही उन्होंने मीडिया पर अटैक शुरू कर दिया। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया से लड़ाई लड़ी, एसआईटी ने पूछताछ के लिए बुलाया तो उसके लिए गए, राजनीतिक लड़ाई लड़ी, अपने काम से सबको जवाब दिया। इसलिए मोदी कह भी रहे हैं कि उन्हें मीडिया ने नहीं बनाया है, वो अपने काम के दम पर बने। आपको सुनवाता हूं पीएम मोदी ने इसी साल फरवरी में संसद से देश को क्या बताया था, और यह बयान इंडिया गठबंधन को भी सुनना चाहिए। जिनके मन में यह भ्रम है कि नेता कोई काम करे ना करे, पत्रकार सिर्फ जो है वो नेता को चुनाव जिता सकते हैं। भाई बहुत पत्रकार दूसरे पार्टियों के नेताओं को भी तारीफ करते हैं, लेकिन वो तो नहीं होता। और नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि इतना जो काम किया है उसकी वजह से जीतता हूं, मुझे पत्रकारों ने और मीडिया ने नहीं बनाया। सुनिए एक बार।
आदरणीय अध्यक्ष जी, मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ है। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दी है, देश के लोगों के लिए खपा दी है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दी है। यानी नरेंद्र मोदी साफ कह चुके हैं कि मेहनत की है, भरोसा कमाया है, वरना उनको लेकर कि भाई इन्होंने ही गुजरात दंगे करा दिए, इन्होंने ही वहां पर जो है चीजें खराब होने दी, इतना नैरेटिव बना कि उसका कोई हिसाब नहीं। और आज भी लोग बनाते हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ी, राजनीतिक लड़ाई लड़ी, मीडिया की लिस्ट जारी नहीं की कि फलाने फलाने एंकर को बैन कर दो। सवाल यह भी है कि इंडिया गठबंधन इतना क्यों हमसे चिढ़ गया कि लिस्ट जारी कर दी? क्या यह चिढ़ इस वजह से है कि हम उन लोगों से सवाल करते हैं जो सनातन विरोधी सोच रखते हैं, हम उन लोगों की क्लास लगाते हैं जो सनातन विरोधी बयान देते हैं, हम देश हित के मुद्दे उठाते हैं और हर देश विरोधी सोच को एक्सपोज करते हैं? अगर यही वजह है कि ऐसी लिस्ट में हमारा भी नाम है और इन सारे पत्रकारों का जिनका भी नाम है, मुझे नहीं लगता कि पत्रकार इस तरह की चीजों से डरने वाले। पाठशाला में हम फैक्ट्स के साथ चीजें रखते हैं। हमारा फंडा बहुत क्लियर है कि देश हित के ऊपर कोई नहीं है, और जो बात कहते हैं ठोक बजाकर रिसर्च के साथ कहते हैं। सीधी सी बात है कि आपको वो पत्रकार पसंद नहीं है जो आपसे सवाल करते हैं। सवाल पूछने पर किस तरह आपका पत्रकारों के साथ बर्ताव होता है, यह बात तो खुद इंडिया गठबंधन के नेता राहुल गांधी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा चुके हैं, जब उन्होंने पत्रकार के सवाल पर उसे एक तरह से अपमानित करते हुए कह दिया था कि हवा निकल गई। देखिए एक बार वो इस राहुल जी, जो जजमेंट आया उसको लेकर बीजेपी ने उसको किया है कि आपने ओबीसी का अपमान किया। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी कर रहे हैं कि आपने ओबीसी का अपमान किया था। भैया देखिए, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, दूसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया, तीसरा आपका अटेम्प्ट यहां से आया। आप इतनी डायरेक्टली बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो? थोड़ी डिस्कशन से करो यार, थोड़ा घूम घाम के पूछो। क्या देखो मुस्कुरा रहे हैं, घूम घाम। मैं आपको उदाहरण देता हूं, आप थोड़ा घूम घाम के निकाल नुकुल के बोलो। देखो ऐसे बोलो पहले, राहुल जी, हाँ तो प्लीज इफ यू वांट टू वर्क फॉर द बीजेपी देन ब्रिंग अ बीजेपी फ्लैग सिंबल हियर एंड पुट इट ऑन योर चेस्ट, देन आई विल आंसर यू द सेम वे आई आंसर देम। डोंट प्रिटेंड टू बी अ प्रेसमैन। विक्रांत, राहुल जी, हवा निकल गई। ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया कि ये जो कहा जा रहा है कि हम किसी पत्रकार से नफरत नहीं करते, हमको किसी से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सिर्फ नफरत फैला रहे थे, इसलिए इनको जो है इनके आम नहीं जाएंगे। ये बात और सच क्या है वो आपको इस वीडियो में दिख गया। जिस पत्रकार के लिए राहुल गांधी कह रहे थे कि हवा निकल गई, तुम बीजेपी का एजेंडा चला रहे हो वगैरह वगैरह, जो उनके शब्द थे, थोड़ा ऊपर नीचे ये बयान नीचे आ रहा है, वो पत्रकार बेचारा कई सालों से कांग्रेस पार्टी ही कवर करता है, बीजेपी कवर भी नहीं करता था। लेकिन जब मन में भरा हो कि पत्रकारों की वजह से हम हार रहे हैं और पत्रकारों की वजह से नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, तो आदमी इसी तरह से बर्ताव करता है। पत्रकार अगर चुनाव जिताने लग जाते ना बॉस, तो इस देश में बहुत बड़ा पत्रकारों का वर्ग भी बैठा है जो राहुल गांधी के लिए भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिख रहा है और बहुत सारे और लोगों के लिए भी लिख रहा है। पत्रकार अगर चुनाव जिताने लग जाते तो फिर तो कोई पार्टी, मान लीजिए एक पार्टी ये कह रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से पत्रकार, अरे भाई तो फिर बीजेपी कोई चुनाव ना हारे। फिर जो चुनाव हार जाती है वो आपकी जीत होती है, और जो वो जीत जाते हैं वो पत्रकारों की वजह से जीत जाते हैं। एक बात यह भी तय है कि आगे इस तरह से हमले और बढ़ेंगे, जो पसंद नहीं आएगा उसे इसी तरह से टारगेट किया जाएगा। ये 14 की लिस्ट आगे 50 की भी बन सकती है। ये तो मीडिया को सोचना होगा कि वो इस तरह की सोच को कैसे मिलकर जवाब दें, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, बहुत हल्की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि मीडिया संगठन सामने आकर इसका विरोध भी कर रहे हैं। एनबीडीए यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि वो इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी के इस फैसले से व्यथित और चिंतित है। इस तरह के फैसले खतरनाक परिपाटी डालने वाले हैं। भारत के टॉप टीवी न्यूज पर्सनैलिटीज के शो में प्रतिनिधि न भेजने का फैसला लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है।
यह असहनशीलता को दर्शाता है और प्रेस फ्रीडम को खतरे में डालने वाला है। एनबीडीए ने अपील की है कि इस तरह के फैसले को वापस लिया जाए। इसी तरह से एनबीएफ यानी न्यूज ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके इंडिया गठबंधन की मीडिया कमेटी के फैसले की निंदा की है और उन्होंने अपील की है कि तुरंत प्रभाव से इस फैसले को वापस लिया। सोशल मीडिया पर कई लोग इमरजेंसी की याद कर रहे हैं कि क्या देश में फिर इमरजेंसी लौटने वाला है क्या, कि पत्रकारों की आवाज दबाई जाएगी। और मैं तो इस बात से भी आश्चर्यचकित हूं कि कई पार्टियों के समर्थक जो हैं वो तो अभी से इन पत्रकारों को धमका भी रहे हैं कि अरे अभी तैयारी करो, अभी तो नोटिस आएगा, अरे अभी तो जेल भेजेंगे, अरे अभी तो तुम्हारा ऐसे स्वागत होगा वैसे स्वागत होगा। धमकियां मिल रही हैं हम लोगों को। ये कौन से भारत में हम रह रहे हैं जहां पर सवाल पूछने पर अब पत्रकारों को धमकाया जाएगा? क्या पत्रकारों को उठा उठा के जेल में डालने की धमकियां मिलेंगी? यह कॉन्फिडेंस समर्थकों में कहां से आ रहा है कि हमारे नेता ऐसा कर देंगे या हमारे लीडर ऐसा कर देंगे? यह सब बहुत गंभीर है। लोकतंत्र के सबसे अहम स्तंभ पर यह प्रहार है जिसे सबको गंभीरता से समझना चाहिए और ऐसी सोच वालों को जवाब देना चाहिए। क्योंकि आप देखिए कि बात बात पर पत्रकारों पर केस भी हो रहे हैं, उन्हें लीगल नोटिस भेजकर डराया जा रहा है। कल हमने आपको बताया था कि क्यों पीएम मोदी जब बीजेपी हेडक्वार्टर पर गए तो कहा कुछ नहीं, विपक्ष को कोई जवाब नहीं दिया, सनातन विरोधियों को कुछ नहीं कहा। हमने आपको बताया था कि पीएम मोदी सही मौके का इंतजार कर रहे हैं और आज पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान उन नेताओं को करारा जवाब दिया। विपक्ष का एजेंडा तो क्लियर हो गया कि वो क्या करना चाहते हैं, उनका एजेंडा क्या है। मीडिया की लिस्ट जारी कर रहे हैं बॉयकॉट करने की। और जब मैं कहता हूं इनको जवाब मिलना चाहिए तो वो जवाब भी लोकतांत्रिक तरीके से मिलना चाहिए, इनके तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी का भी एजेंडा सेट है। वो पिछले कुछ दिनों से सनातन को मिटाने की बात जो लोग कर रहे थे, जो सनातन की तुलना बीमारी से कर रहे थे, जो सनातन को दुनिया के लिए खतरा बता रहे थे, पीएम मोदी ने आज पहली बार खुलकर उन पर अपनी बात कही। सनातन पर चल रही राजनीति पर वार किया और सनातन विरोधियों की बोलती बंद कर दी। पीएम मोदी ने आज सनातन पर जो कहा उसका जवाब सनातन विरोधियों के पास नहीं है, क्योंकि पीएम मोदी ने आज इंडिया गठबंधन को सनातन का वो इतिहास याद दिलाया जिसे कोई मिटा नहीं सकता। पीएम मोदी ने आज सनातन के लिए काम करने वाले उन आइकॉन्स का नाम लिया जिनका नाम उठते बैठते विपक्ष के बड़े बड़े नेता लेते हैं। पीएम मोदी ने आज विपक्ष के नेताओं को यह याद दिलाया कि जिस सनातन धर्म को मिटाने की वो बात कर रहे हैं, उस सनातन के लिए महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, लोकमान्य तिलक, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, संत रविदास जैसे महापुरुषों ने क्या क्या नहीं किया। पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सनातन का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। यानी राजनीति के मैदान में मोदी योगी की जोड़ी अब सनातन विरोधियों के सामने आकर खड़ी है। आज पीएम मोदी ने हर सनातनी को सतर्क रहने के लिए कहा और यह बताया कि यह राजनीति सिर्फ सनातन के विरोध तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि देश और समाज को बांटने की कोशिश हो रही है। एक बार पीएम मोदी ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आगे की बात बताता हूं। कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। ये नीति है भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो,
इंडी अलायंस गठबंधन गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है, उसे तबाह कर दो। अब जो लोग सनातन का विरोध कर रहे हैं वो फिर उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या वो महात्मा गांधी को नहीं मानते, जो खुद को सनातनी हिंदू कहते थे और जीवन भर छुआछूत से लड़े। भाई गांधी जी तो मरते मरते हे राम कहकर गए। उन्हें यह भी बताना होगा कि क्या वो संत रविदास जी को नहीं मानते, जिन्हें सनातन का गौरव कहा जाता है। क्या वो अहिल्याबाई होलकर को नहीं मानते, जिन्होंने देश भर में मंदिर बनवाए। पीएम मोदी ने आज ये पूरा इतिहास याद दिलाकर सनातन विरोधियों को एक्सपोज कर दिया। इसी तरह से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन विरोधियों की आज क्लास लगाई। एक बार यह भी सुनिए कि योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया सनातन विरोधियों को। भारत के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, भारतीयता के बारे में प्रश्न उठाए जाते हैं, सनातन धर्म पर प्रश्न उठाए जाते हैं। आज प्रश्न उठाए जाते हैं, ये वही लोग हैं जो कभी राम के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे, श्री कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न उठाया करते थे। ये वही लोग हैं जिन्होंने भारत और भारतीयता को हर कालखंड में अपमानित करने के लिए किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन जो सनातन नहीं डिगा था रावण के अत्याचार से, जो सनातन नहीं मिटा था कंस के अहंकार से, और जो सनातन नहीं मिटा था बाबर और औरंगजेब की तलवार से, उस सनातन को ये सत्ताजीवी क्या मिटा पाएंगे। यानी बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो सनातन को लेकर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको लेकर उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी और पूछेगी कि क्या आप सनातन विरोधियों के साथ हैं या सनातन को बचाने वालों के साथ। पाठशाला में अब उन सैनिकों की बात जो देश को बचाने के लिए शहादत दे रहे हैं। कश्मीर में शहादत का बदला कैसे लिया जा रहा है, आतंकियों का एनकाउंटर कैसे हो रहा है, आज उसके बारे में बताऊंगा। मोदी का मैसेज क्लियर है, कोई आतंकी बचना नहीं चाहिए। कश्मीर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, देखिए जरा। इस वक्त जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। सेना के जाबाज उन आतंकियों से हिसाब चुका रहे हैं जो हमारे जाबाज अफसरों की शहादत की वजह बनी। अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के घने जंगल में छिपे आतंकियों के खिलाफ यह ऑपरेशन चल रहा है। आतंकियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इलाके में गोलियों की आवाज भी गूंज रही है। एक बार जरा सुनाइए लोगों को। यानी घना जंगल और वहां गोलियों की आवाज। इस इलाके में मंगलवार शाम से आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। बुधवार को अनंतनाग में जारी मुठभेड़ में 3 अफसर शहीद हो गए। पूरा देश इस वक्त इन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लड़ते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनाक और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट, राइफलमैन रवि कुमार की शहादत को हम भी सलाम करते हैं। हम चाहते हैं कि आप इन शहीदों के नाम न भूलें, इनके चेहरों को न भूलें, क्योंकि ये वो जाबाज हैं जो आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए शहीद हुए। आतंकियों से लोहा लेने वाले ये वो योद्धा हैं जिनकी कहानी बहादुरी के किस्सों से भरी हुई है। ये वो योद्धा हैं जो अपने पीछे कुछ अधूरे सपने छोड़ गए। ये वो योद्धा हैं जिनके परिवार की बहादुरी आपको चौंका देगी और इन परिवारों का दर्द भी आपको रुला देगा। शहीद मेजर आशीष की 2 साल की बेटी है जिसकी आंखें अपने पिता को ढूंढ रही हैं।
मेजर आशीष का सपना था कि वो अपने खुद के मकान में रहें। अगले महीने उनके घर का गृह प्रवेश था। तीनों बहनों के इकलौते भाई थे। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट की पिछले साल शादी हुई थी। हुमायूं भट्ट हाल ही में पिता बने थे। उनकी बेटी महज 26 दिन की है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह अगले महीने छुट्टी पर घर आने वाले थे। अक्टूबर में उनका जन्मदिन था। उनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा है और एक 1.5 साल की बेटी है। उन्हें बहादुरी के लिए सेना मेडल मिल चुका है। राजौरी में भी मंगलवार को एक एनकाउंटर में राष्ट्रीय राइफल्स के राइफलमैन रवि कुमार शहीद हो गए। शहीद रवि कुमार की इसी साल दिसंबर में शादी हुई थी। घर में शादी की अभी तैयारियां खत्म भी नहीं हुई थी। शादी तय हुई थी दिसंबर में और अभी घर में शादी की तैयारियां चल रही थी। लेकिन ये सारे जवान, ये सारे सैनिक देश के लिए शहीद हुए। पंजाब के मोहाली में शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह को कल अंतिम विदाई दी जाएगी। उनकी शहादत की खबर मिलने के बाद से ही पंजाब के मोहाली में उनका परिवार गमगीन है। कर्नल मनप्रीत की मां, पत्नी और बहन का रो रो कर बुरा हाल है। कर्नल मनप्रीत सिंह की पत्नी जगमीत ग्रेवाल सरकारी स्कूल में टीचर हैं। कर्नल मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में अफसर बने। बहादुरी के लिए 2 साल पहले उन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इस वक्त हम शहीद कर्नल मनप्रीत सिंह के घर पर हैं, जिन्होंने बहुत बहादुरी के साथ आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान जो फायरिंग हुई उसमें वो घायल हुए और बाद में उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। शहीद हुए हैं। इस वक्त हम शहीद के घर पर हैं और शहीद के घर पे जो माहौल है बेहद गमगीन हालांकि माहौल है, बहुत रुला देने वाला माहौल है। लेकिन हम दिखाएंगे किस तरीके से जो मनप्रीत सिंह है वो एक बहुत साधारण परिवार से, एक पंजाब के मोहाली ज़िले के एक छोटे से गांव से निकले। उनके पिता भी सेना में थे और तस्वीरें आप देखिए, ये मनप्रीत सिंह इस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। ये उनकी बहन की शादी की तस्वीरें हैं। मनप्रीत सिंह इसमें पीछे खड़े हुए हैं चेयर के और उनके हाथ में उनका जो बेटा है वो भी आप देख सकते हैं। एक हंसता खेलता परिवार था, सैनिक परिवार था। मनप्रीत सिंह भी अपने पिता की तरह सेना में गए और सेना की में रहकर वो देश की सेवा कर रहे थे। अब आप इस तस्वीर से नीचे आप जब देखेंगे तो आप देखिए ये जीवन का दूसरा पहलू है, दूसरा रूप है। माता जी हैं, उनकी बहन है जिनकी शादी की ये जो फ़ोटो है वो हम देख रहे थे। ऐसे में जो आप दुख है उसका सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो दुख है ये सिर्फ एक माँ, एक बहन, एक पिता ही समझ सकता है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। हरियाणा के पानीपत में शहीद मेजर आशीष धनौक के परिवार में भी गम का माहौल है। मेजर आशीष को भी कल अंतिम विदाई दी जाएगी। मेजर आशीष की शहादत की जानकारी मिलने के बाद उनके रिश्तेदार और पड़ोसी परिवार का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच रहे हैं। मेजर आशीष धनौक 2012 में सेना में अफसर बने, 2018 में प्रमोट होकर मेजर बने और 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू पोस्टिंग हुई थी। परिवार पानीपत में किराए के घर में रहता है। मेजर आशीष ने पानीपत की टीडीआई सिटी में नया घर बनवाया था। 23 अक्टूबर को मेजर आशीष के नए घर में गृह प्रवेश का कार्यक्रम था। अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट ने भी देश के लिए शहादत दी। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट बड़गाम के रहने वाले थे। उनको अंतिम विदाई देने के लिए बड़गाम में लोगों का हुजूम उमड़ता हुआ नजर आया। इससे पहले डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहीद होने की जानकारी मिलते ही परिवार में मातम पसर गया। परिवार की महिलाएं फूट फूट कर रोती नजर आई। लेकिन जब शहीद डीएसपी के पिता अपने बेटे को श्रद्धांजलि देने पुलिस लाइन पहुंचे तो पिता के जज्बे को देखकर हर कोई हैरान रह गया। बेटे के पार्थिव शरीर तक पहुंचना पिता के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, इसे समझा जा सकता है। डीएसपी हुमायूं भट्ट भी आतंकियों की घेराबंदी के लिए सेना की टीम के साथ पहाड़ियों की तरफ निकले। शहीद हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के 2018 बैच के अफसर थे। शहीद हुमायूं भट्ट अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में एसडीपीओ पद पर तैनात थे। शहीद डीएसपी हुमायूं भट्ट के पिता गुलाम हसन भट्ट खुद भी जम्मू कश्मीर पुलिस में आईजी पद से रिटायर हुए हैं। अनंतनाग में जवानों की शहादत पर लोगों में गुस्सा है। कुछ साल पहले पुलवामा हमले के बाद जिस तरह बालाकोट स्ट्राइक हुई, पाकिस्तान के खिलाफ उसी तरह के एक्शन की मांग उठने लगी है। राजौरी में शहीद राइफलमैन रवि कुमार को अंतिम विदाई देने पहुंचे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारे लगाए। सुनिए एक बार। जम्मू में डोगरा फ्रंट से जुड़े लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पाकिस्तान का पुतला फूंका।
एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटता दिखा तो दूसरी तरफ पुलवामा में शहीदों के सम्मान में लोग सड़क पर आए। कैंडल मार्च में शामिल लोगों के हाथों में आतंकवाद के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर भी दिखाई दिए। ये है कश्मीर में जो लोग हैं उनका समर्थन देश की सेना के लिए। राइफलमैन रवि कुमार का परिवार किश्तवाड़ में रहता है। रवि कुमार की शहादत की खबर मिलने के बाद से परिवार का बुरा हाल है। रवि कुमार के परिवार को बेटे की शहादत पर गर्व है। राइफलमैन रवि कुमार को अंतिम विदाई देने आए लोगों ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनना। अच्छा था, इन्होंने किया हमारे साथ, हमारा घर उजाड़ा है। इनकी माओ का बुला लिया इन्होंने, बहनों का भाई लिया, सब माओ का बेटा लिया इन लोगों ने। इनके तट पर नहीं चाहिए न मर्गों को, काफ रहे हैं काफर जो न मरे इनको तट पर नहीं चाहिए, मरने चाहिए ऐसे लोग जिस दिन हमारा हिंदुस्तान के खाते हैं तो गुण गाते हैं उस पाकिस्तान का। लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है और इसीलिए सेना जो है वो जवाबी कार्रवाई कर रही है। अभी भी वहां ऑपरेशन चल रहा है और यकीन मानिए ये आतंकी बचेंगे नहीं। पाठशाला में अब बागेश्वर बाबा के प्लेयर का चैप्टर जो एशिया कप में मैच जिता रहा है और बागेश्वर बाबा ने क्या पर्चा खोला और टीम इंडिया मैच जीतने लगी, आज इसकी बात। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में। दरअसल श्रीलंका में एशिया कप का मैच चल रहा है और एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया, जिसमें कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया था। कुलदीप यादव की शानदार परफॉर्मेंस के बाद बागेश्वर बाबा की चर्चा होने लगी। कहा जाने लगा कि कुलदीप यादव को बागेश्वर बाबा ने आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद कुलदीप यादव शानदार खेलने लग रहे हैं। इन सारी चर्चाओं की वजह क्या है आपको डिटेल में बताऊंगा। कुलदीप यादव के शानदार प्रदर्शन और बागेश्वर बाबा की चर्चा की शुरुआत इन तस्वीरों की वजह से हुई। ये तस्वीर देखिए, जो भारतीय टीम के चाइनामैन बॉलर हैं कुलदीप यादव, वो बागेश्वर बाबा के चरणों में बैठे हुए हैं। इसी साल जुलाई की तस्वीर है। कुलदीप यादव ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की थी। उस समय दिल्ली में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम चल रहा था और उसी कार्यक्रम के दौरान कुलदीप यादव भी परिवार के साथ वहां पहुंचे थे। कुलदीप यादव ने बागेश्वर बाबा को फूलों की माला पहनाकर उनका सम्मान किया था। कुलदीप यादव ने बागेश्वर बाबा को सोने की अंगूठी भी पहनाई थी। 2 महीने पहले कुलदीप यादव और बागेश्वर बाबा की मुलाकात के बाद ही यह चर्चा होने लगी कि एशिया कप में कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी के लिए क्या बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद तो जिम्मेदार नहीं है। और उसी वजह से कुलदीप यादव ने पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ शानदार खेल दिखाया, इसकी भी चर्चा उड़ गई। एशिया कप में कुलदीप यादव ने शानदार प्रदर्शन किया और सोशल मीडिया पर यह चर्चा होने लगी कि बागेश्वर बाबा के आशीर्वाद की वजह से कुलदीप यादव इतना अच्छा खेल रहे हैं। कई लोगों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी राय रखी। एक यूजर ने लिखा कि बाबा बागेश्वर धाम महाराज का महिमा अपरंपार है, इन्होंने तो कुलदीप यादव की किस्मत ही बदल दी। एक और यूजर ने लिखा बागेश्वर धाम बाबा के शरण में जो कोई आता है बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। यानी जिसके मन में जो आ रहा था वो लिख रहा है। आप ये देखिए कि कुलदीप यादव ने एशिया कप में कमाल किया क्या है और फिर आगे की बात बताता हूं। जो बॉलर है अपने कुलदीप यादव, उनके बारे में आपको बता रहा हूं कि उन्होंने एशिया कप में क्या किया, जो अभी चल ही रहा है और इंडिया फाइनल में पहुंच गई। मैच उन्होंने खेले हैं 4 मैच 4 खेले और विकेट कितने लिए, उस 4 मैच में उन्होंने 9 विकेट ले लिया। उसमें भी एक मैच तो ऐसा था जो बारिश में हो गया और इंडिया ने बॉलिंग ही नहीं की। तो एक तरह से 3 मैच में उन्होंने 9 लिया और 3 भी नहीं, उन्होंने 2 मैच में 9 विकेट लिए क्योंकि नेपाल के खिलाफ उनको कोई विकेट नहीं मिला था। तो इसमें पाक के खिलाफ उन्होंने 5 विकेट लिए और श्रीलंका के खिलाफ 4 विकेट लिए। तो ये दोनों मिला दीजिए तो 9 विकेट बन जाता है, मतलब 2 मैच में 9 विकेट ले लिए। तो ये कुलदीप लगन के प्रभाव के कारण वह बालक और हमारी भारतीय संपूर्ण टीम इंडिया इस प्रकार का प्रदर्शन कर रही है, जिससे निश्चित रूप से हम सब भारतीयों को गौरवान्वित महसूस हो रहा। और प्रिय बालक हमारा कुलदीप जो है बहुत ही अच्छा बच्चा है और हमारे हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि वरद हस्त ऐसे ही बना रहे और पूरी टीम को भी खूब खूब मंगल। भारत पाकिस्तान कल जीता है कि मैच बाप बाप होता है, देखो भाई बेटा बेटा होता है, अब बेटा कहाँ जीत पाएगा बाप से। हाँ जय जय सीता। एशिया कप में क्या अंदाज महाराज को जय जय होना।
बागेश्वर बाबा से मिलकर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है या सनातन अंदर से ताकत महसूस कराता है, यह तो कहना मुश्किल है। लेकिन कुलदीप यादव की ही तरह एक और इंडियन क्रिकेटर हैं जो बागेश्वर बाबा से मिलने के बाद शानदार खेल दिखा रहे हैं। इस क्रिकेटर का नाम है यजुवेंद्र चहल, जिन्होंने 2 सितंबर को राजस्थान के सीकर में बागेश्वर बाबा से मुलाकात की। ये लेग स्पिन डालते हैं ना यजुवेंद्र चहल। सीकर में बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम था और वहीं पर टीम इंडिया के स्पिनर यजुवेंद्र चहल ने बागेश्वर बाबा से मुलाकात की और आशीर्वाद दिया। बागेश्वर बाबा से मिलने के बाद यजुवेंद्र चहल ने कहा कि उनकी काफी दिनों से बागेश्वर बाबा से मिलने की इच्छा थी और वो चाहते हैं कि बागेश्वर बाबा इसी तरह से खुशियां बांटते रहें। काफ़ी अच्छा फील हुआ है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत सालों से मैं जानता हूँ उन्हें, पर अभी जल्दी उनके पास वापस आऊँगा। काफ़ी था, क्योंकि मैंने हमेशा उनको टीवी वगैरह पे देखा है, लेकिन जब मिला तो एक काफ़ी अच्छा लगा, वो मतलब एक आनंद आया दिल में। जब टीवी पे देखते थे कैसा लगता था आपको? नहीं, काफ़ी अच्छा लगता था, जैसे मतलब टीवी पे देखा वो बिल्कुल वैसे ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्या कहना चाहेंगे? महाराज जी का संकल्प है भारत हिंदू राष्ट्र, आप क्या कहेंगे? तो सबका भला चाहते हैं और जैसे वो हैं वो वैसे ही रहें और मतलब सबको खुशियाँ देते रहें। यानी बड़े बड़े क्रिकेटर बाबा बागेश्वर के चरणों में जाकर आशीर्वाद ले रहे हैं। अब यह भी संयोग देखिए कि बागेश्वर बाबा से मुलाकात के बाद यजुवेंद्र चहल भी शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। यजुवेंद्र चहल इन दिनों इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहे हैं। एशिया कप की टीम में सिलेक्शन नहीं होने के बाद यजुवेंद्र चहल इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेलने चले गए और काउंटी क्रिकेट में चहल शानदार खेल दिखा रहे हैं। यजुवेंद्र चहल केंट टीम से खेल रहे हैं और 10 से 13 सितंबर तक चले केंट वर्सेस नॉटिंघमशायर के मैच में यजुवेंद्र ने कमाल की गेंदबाजी की। यजुवेंद्र ने मैच में कुल 5 विकेट लिए। अंग्रेजों तक ने यजुवेंद्र चहल की बॉलिंग की जमकर तारीफ की। लेकिन मैं फिर कहूं कि बाबा का आशीर्वाद अलग बात है, लेकिन इनकी खिलाड़ियों की अपनी मेहनत है, उसको आप डिस्क्रेडिट ना कीजिए। चाहे खेल का मैदान हो या फिर फिल्मी सितारों की बात हो, हर कोई बागेश्वर बाबा का फैन बनता जा रहा है। बागेश्वर धाम में कई बड़े बड़े फिल्मी सितारे भी अपनी हाजिरी लगा चुके हैं, जिनमें साउथ के फिल्म स्टार भी शामिल हैं। इसी साल बागेश्वर धाम में 121 कन्याओं के सामूहिक विवाह का कार्यक्रम हुआ, जिसमें बॉलीवुड एक्टर गोविंद नामदेव, जो फिल्म ओ माई गॉड में दिखाई दिए थे, वो मौजूद थे। इसके अलावा साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने एक्टर सुमन तलवार भी बागेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके। दक्षिण भारत के एक्टर सुमन तलवार तो बागेश्वर बाबा के बड़े भक्त बन चुके। बागेश्वर बाबा के मंच से साउथ स्टार सुमन तलवार ने कहा कि वो हिंदू हैं और कभी भी हिंदुत्व का साथ नहीं छोड़ेंगे, जहां भी जाएंगे हिंदुत्व का प्रचार करेंगे। आज हिंदुइज्म के बारे में हम पूरा डिस्कस किया, बहुत हिंदुइज्म के बारे में मैंने बहुत सीखा है। तो मैं एक हिंदू हूँ, तो हिंदुइज्म के लिए मैं लड़ूंगा, हिंदुइज्म के लिए मैं डेफिनेटली मैं जिधर जा रहा हूँ मैं उसके लिए मैं फाइट करूंगा। हिंदुइज्म को हम नहीं छोड़। यह बागेश्वर बाबा का जलवा है। हिंदुत्व की बात हो और बागेश्वर बाबा का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बागेश्वर बाबा ने सनातन और हिंदुत्व की अलग पूरे देश में फैलाने का संकल्प भी लिया और उनकी इस मुहिम में अभिनेताओं के साथ साथ नेता भी शामिल हो रहे हैं। अभी 2 दिन पहले यानी 12 सितंबर को बीजेपी नेता उमा भारती बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम में पहुंचे। उमा भारती बीजेपी की फायर ब्रांड नेता मानी जाती है, लेकिन वो बागेश्वर बाबा की फैन निकली। उमा भारती ने तो बागेश्वर बाबा के मन से ही कह दिया कि देश में राम राज्य कोई लाएगा तो वो बागेश्वर सरकार के आशीर्वाद से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ही ला सकते हैं। एक बार उमा भारती को सुनिए। पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर सरकार, बागेश्वर धाम की कृपा से और उनके द्वारा वो राम राज आएगा जो अमीर और गरीब के बीच के पूरे अंतर को पाट देगा। ऐसा मुझे यकीन हुआ है, विश्वास हुआ है। मैं पहले उनको टीवी पे देखना शुरू की, फिर संयोग से मेरी उनकी एक मुलाकात हुई और वो भी मेरे जन्मदिन पर उनसे मेरी मुलाकात हुई खजुराहो के पास में। और उसके बाद बागेश्वर धाम शास्त्री जी ने, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, वो मेरे से बहुत छोटे हैं लेकिन मैं उनका बहुत सम्मान करती हूँ। दरअसल बागेश्वर बाबा के भक्त हर पॉलिटिकल पार्टी में, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस, दोनों ही दल के नेता बागेश्वर बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते रहे। इसी साल अगस्त में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन करवाया था। कमलनाथ पूरी तरह से हिंदुत्व के रंग में रंगे हुए दिखाई थे। हालांकि बागेश्वर बाबा के मंच पर कमलनाथ की उपस्थिति से इंडिया गठबंधन के कुछ दलों को दिक्कत भी हुई और इसका विरोध भी किया गया, लेकिन कांग्रेस में 1-2 को छोड़कर किसी ने कमलनाथ और बागेश्वर बाबा पर कुछ नहीं कहा, क्योंकि बागेश्वर बाबा के खिलाफ बोलने से हिंदू वोट बैंक के छिटकने का डर था। यह है बागेश्वर बाबा की धमक। बागेश्वर बाबा खुलकर हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करते हैं और कांग्रेस नेता कमलनाथ भी शायद हिंदू वोट के लिए ही बागेश्वर बाबा की शरण में आए थे।
कमलनाथ ने तो यहां तक कह दिया था कि बागेश्वर बाबा ये मत सोचिएगा कि आप मुझसे पीछा छुड़ा लेंगे। महाराज जी, आप मत सोचिएगा कि आपने मेरे से छुटकारा पा लिया। ये छुटकारा आपने नहीं पाया है और भविष्य में भी आप मेरे से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। संबंध होते हैं, बहुत सारे संबंध होते हैं। दोस्ती का संबंध होता है, रिश्ते का संबंध होता है, तरह तरह के संबंध होते हैं, पर महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है। हनुमान जी का संबंध है और ये संबंध जो है ये आत्मीय संबंध है, ये हमारा संबंध है। तो महाराज जी छुटकारा नहीं पा पाएंगे आप मुझसे। यानी बागेश्वर बाबा आज हिंदुत्व और सनातन के सबसे बड़े ब्रांड बन गए। उनकी बातों से कोई लोग सहमत हो, कई लोग सहमत होते हैं, कई लोग असहमत होते हैं, लेकिन बागेश्वर बाबा से सहमत होने वालों की संख्या लाखों में है, करोड़ों में। चाहे क्रिकेटर हो, फिल्म स्टार हो, फिर नेता हो, सबको बागेश्वर बाबा का आशीर्वाद चाहिए। और बागेश्वर बाबा भी अपने मंच पर सभी का स्वागत करते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन बागेश्वर बाबा आशीर्वाद तो भर भर कर दे सकते हैं, लेकिन आपके पास जो भर भर कर पैसा है वो आप कहां रखते हैं? बैंक में रखते हैं। लेकिन पाठशाला में आज आपको एक अजीबोगरीब बैंक दिखा रहा हूं। वो बैंक जहां पैसा नहीं जमा होता है, वहां टाइम यानी समय जमा होता है। वो बैंक जो आपका समय जमा करेगा और फिर भविष्य में शानदार रिटर्न देगा, आज उस बैंक से मिले। आजकल बैंकों में जमा पैसे पर 4 से 5% का रिटर्न मिलता है। अगर आप एफडी करवाते हैं तो 7-8% का रिटर्न मिल जाएगा। लेकिन मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूं वो आपको सबसे मुश्किल समय में शानदार रिटर्न देगा। इस बैंक का नाम है टाइम बैंक। यह आपके इन्वेस्टमेंट के रूप में पैसा, गोल्ड, जमीन, जायदाद या शेयर नहीं लेता, बल्कि आपका समय यानी टाइम लेता है। आपको यहां टाइम जमा करवाना पड़ता है। आज आप इस बैंक में समय जमा करवाइए और जब आपका समय आएगा, आपको जरूरत हो जाएगी, तो आपको यह बैंक जो है आपकी जरूरत के हिसाब से सुविधाएं देगा। यानी यह बैंक ऐसा है कि आज आप इसमें अपना समय जमा करा दीजिए और जब आप बूढ़े होंगे, इसी तरह से वक्त गुजरेगा और आपकी चेहरों पे झुर्रियां आएंगी, बाल चले जाएंगे, आसपास से लोग चले जाएंगे, तब यह बैंक सही समय पर सबसे ज्यादा फायदा देने के लिए आपके पास लौटेगा। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि टाइम को किस तरह किसी बैंक में इन्वेस्ट किया जा सकता है, टाइम की कैलकुलेशन कैसे लगाई जा सकती है और फिर उससे हमको बुढ़ापे में क्या मिल जाएगा। इन सब का जवाब जानने के लिए आपको टाइम बैंक के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। दरअसल आजकल पूरी दुनिया में एक समस्या सबसे ज्यादा कॉमन है, बुढ़ापे में अकेलेपन की समस्या। किसी के साथ यह परेशानी है कि भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों के पास अपने मां बाप के लिए समय नहीं। किसी घर में बच्चे बाहर जॉब करते हैं, इसलिए माता पिता घर पर अकेले हैं और उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। कहीं बच्चों की मां बाप से नहीं बनती, इसलिए उन्हें बुढ़ापे में अलग रहना पड़ रहा है। बुढ़ापे के इस अकेलेपन को दूर करने के लिए टाइम बैंक का आइडिया तैयार किया गया। इस कॉन्सेप्ट में आप आज किसी बुजुर्ग की सेवा करिए, अपना समय जो है वो आप टाइम बैंक में जमा करिए। मतलब आपने अपना समय बुजुर्ग को दिया, तो वो समय आपने 1 घंटा दिया, 2 घंटा दिया, 3 घंटा दिया, वो टाइम बैंक में जमा हो जाएगा। जैसे आपने हफ्ते में 2 या 3 घंटे किसी बुजुर्ग की सेवा में लगा दिए, तो आपके 2-3 घंटे टाइम बैंक में जमा हो जाएंगे। और जब बुढ़ापे में आपको अकेलेपन या किसी मदद की जरूरत होगी, तो टाइम बैंक की तरफ से कोई व्यक्ति आपकी मदद के लिए पहुंचेगा और जितने घंटे आपने जमा कराए हैं उतने घंटे की मदद आपको मिलेगी। टाइम बैंक एक वॉलंटियर मॉडल पर काम करता है। बुजुर्गों के साथ बिताया गया ये टाइम वॉलंटियर्स के सोशल सिक्योरिटी अकाउंट में टाइम यूनिट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। यानी आज आप वॉलंटियर बनकर किसी बुजुर्ग के साथ बैठिए, थोड़ी बातें कर लीजिए, कुछ दवा खिला दीजिए, कुछ उनकी सेवा कर दीजिए, देखभाल कर दीजिए, तो बुढ़ापे में कोई वॉलंटियर आपके साथ समय बिताने, आपकी सेवा करने, आपकी देखरेख करने के लिए तैयार मिलेगा। दरअसल ये टाइम बैंक का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से लेन देन के मॉडल पर बेस्ड है। इसके तहत कई तरह की सर्विस दी जाती है, जैसे बुजुर्गों के घर पे काम, बाजार का काम, उनके साथ बातचीत करना, गेम्स खेलना, उन्हें घुमाने ले जाना, मेडिकल सुविधाएं दिलवाना।
टाइम बैंक इन सभी कामों का पूरा हिसाब रखता है और इसे टाइम यूनिट के रूप में जमा करता है। यानी समय दीजिए और जब आपका समय खराब होगा, जब सब अपने छोड़ के चले जाएंगे, तो यही समय पर काम आएगा। आप में से बहुत से लोगों ने टाइम बैंक के बारे में पहली बार सुना होगा। बहुत से लोगों को इस कॉन्सेप्ट के बारे में जानकर हैरानी हो रही होगी कि कोई बैंक हो सकता है जहां समय जमा कराए। आज बुजुर्गों की मदद करो और कल जब आपका बुढ़ापा आएगा तो कोई आपकी मदद करेगा। ये कॉन्सेप्ट ही लोगों को नहीं पता। आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि भारत में टाइम बैंक की क्या जरूरत है, लेकिन जब आप भारत में तेजी से बढ़ते बुढ़ापे के आंकड़े सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले टाइम बैंक में टाइम जमा करवाने का हिसाब बता देता हूं। मान लीजिए आप 35 साल के हैं और 55 साल तक अपना समय बुजुर्गों को देते हैं, और अगर आपने टाइम बैंक में कैसे पैसा नहीं, समय जो जमा होगा उसके हिसाब से आपको बताता हूं कि टाइम बैंक में होगा क्या। मान लीजिए आपने हफ्ते में 2 घंटा दिया। बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना भाई। एक हफ्ते में 2 घंटे गए, कुछ बुजुर्गों के साथ बैठे, कुछ काम किया, कुछ मदद की, कुछ हंसी मजाक कर लिया, तो महीने में 4 हफ्ते हुए, तो महीने में आपके 8 घंटे कहां जमा हो जाएंगे? इस टाइम बैंक में जमा हो जाएंगे। और साल में कितने हो जाएंगे? करीब 100 घंटे। 12×96 करीब 100 घंटे। ये एक साल में आपने 100 घंटे जमा कर लिए। और अगर आप 35 में शुरू कर रहे हैं और 55 साल की उम्र में चाहते हैं कि भाई मुझे भी इस तरह का कुछ मिले, या 55 में शुरू कर रहे हैं, 75 साल में चाहते हैं, तो 20 साल में आपके पास करीब 2000 घंटे होंगे। 2000 घंटे, जिसका मतलब है 83 दिन। यानी जब आप बुजुर्ग हो जाएंगे तो आपको 83 दिन ऐसे होंगे जब आपके पास लोग होंगे। 83 दिन मतलब पूरे 83 दिन। अब उसमें भी 2-2 घंटा बांट लीजिएगा तो बहुत सारा समय हो जाएगा। यानी जब आप बुजुर्ग होंगे तो ये टाइम बैंक आपकी जरूरत के हिसाब से इन 2000 घंटों के लिए किसी ना किसी वॉलंटियर को आपकी मदद के लिए उपलब्ध करवाएगा। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि जवानी में इतना पैसा कमा लिया जाए ताकि बुढ़ापे में किसी शानदार ओल्ड एज होम में बुढ़ापा कट जाएगा। लेकिन यह भी समझिए कि पैसे से आप सुविधा खरीद सकते हैं, किसी का साथ नहीं मिलता। पैसे से आप कोई सेवा करने के लिए हेल्पर रख सकते हैं, लेकिन बातें करने वाला साथी नहीं मिलता पैसे से। इसके अलावा देश में बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास अपना बुढ़ापा काटने के लिए कोई जमा पूंजी नहीं है। भारत इस समय दुनिया का सबसे यंग देश है, लेकिन हमारे यहां बुजुर्गों की संख्या भी कम नहीं है और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। भारत में अभी करीब 13 करोड़ 80 लाख बुजुर्ग लोग हैं। 13 करोड़ 80 लाख बुजुर्ग हैं भारत में, अभी आपको बता रहा हूं। यह संख्या कई देशों की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। जैसे अगर आप देख लीजिए, जापान की आबादी 12 करोड़ है और ब्रिटेन की आबादी 6 करोड़ 70 लाख। सोचिए, उसका डबल तो हमारे यहां बुजुर्ग हैं जितनी पूरे ब्रिटेन की आबादी। जर्मनी की आबादी 8 करोड़ 30 लाख। 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी। यानी 2050 में पूरी दुनिया की बुजुर्ग आबादी के 19% लोग अकेले भारत में होंगे और यह संख्या बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। भारत में अभी कुल परिवार 25 करोड़ है, जिसमें सिर्फ 6 करोड़ परिवारों में ही बुजुर्ग हैं। लेकिन इनकी आज क्या स्थिति है यह भी आपको जानना चाहिए। एक सर्वे के मुताबिक भारत के लगभग 25% बुजुर्ग, यानी करीब 3 करोड़ बुजुर्ग बिल्कुल अकेले रहते हैं। जिनको लग रहा होगा कि अरे टाइम बैंक की क्या जरूरत है, भाई ऐसे 3 करोड़ बुजुर्ग हैं इस देश में जिनके पास कोई नहीं है बात करने के लिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने पति या पत्नी या अकेले या पति पत्नी साथ में रहते हैं और ना ही उनके बच्चे या रिश्तेदार। इन बुजुर्गों की देखभाल के लिए कोई नहीं। देश में 6 करोड़ बुजुर्ग दंपति ऐसे हैं जो साथ में रहते हैं, लेकिन उनकी देखभाल के लिए बच्चे साथ नहीं। यानी देश के करीब 75% बुजुर्ग अपने बच्चों के बिना जिंदगी जी रहे हैं। देश के करीब 6 करोड़ बुजुर्ग किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इसके अलावा करीब 6.5 करोड़ बुजुर्ग पूरी तरह अपने बच्चों पर निर्भर हैं। इन्हीं परिस्थिति और परेशानियों की वजह से देश के 13 करोड़ बुजुर्गों में से 8 करोड़ बुजुर्ग अकेलेपन का शिकार हैं। इनमें से बहुत से डिप्रेशन की गंभीर स्थिति में पहुंच चुके हैं। सबसे परेशानी की बात यह है कि देश के करीब 4 करोड़ बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके पास 2 वक्त के खाने के पैसे भी नहीं। ऐसे लोगों के टाइम बैंक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ऐसे लोगों के लिए, इसलिए दुनिया के 32 देशों में यह टाइम बैंक काम कर रहा है। वैसे इसकी शुरुआत 1973 में जापान में हुई। अगर आपके पास थोड़ा बहुत समय है तो अपने बुढ़ापे के बारे में सोचकर थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कर लीजिए।
रहने वाला वीडियो। मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट लैंडिंग के वक्त हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है जिसमें विमान तेजी से एयरपोर्ट की तरफ आता दिख रहा है, फिर वो रनवे पर लैंड करने के बजाय अचानक उसके बगल में घास वाली जगह पर गिर जाता है। ये तस्वीर देखिए आप, किस तरह से लैंड करते वक्त पूरा विमान क्रैश हो गया। उसके गिरते ही वहां से धूल और धुएं का गुबार उठता दिखा। डीजीसीए ने बताया कि बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। विमान में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यह प्राइवेट जेट आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से उड़ान भरकर मुंबई पहुंच रहा था। गेट नंबर 5 के पास 27 नंबर रनवे पर इसे लैंड होना था, लेकिन लैंडिंग के वक्त विमान रनवे पर फिसल गया और इसलिए यह हादसा हो गया।